3 दिसंबर 1971 इंदिरा गांधी दिल्ली से बाहर थीं। उन्हें सूचना मिली कि पाकिस्तानी जंगी जहाज़ों ने भारत पर हमला कर दिया है। इंदिरा गांधी उसी दिन दिल्ली आईं और उन्हें पूरी हालात की जानकारी दी गई। उन्होंने सेना के अफसरों और कैबिनेट के नेताओं के साथ रात के 11 बजे एक मीटिंग की और उसके बाद आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो से अनाउंस किया। कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजय भारत की जनता की या भारत के बहादुर सेना की होगी। आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सिन्हा ने बताया, उन्होंने बमबारी शुरू कर दी। हम भी तैयार थे, हमने प्लान बना रखा था। इस युद्ध से 7 महीने पहले 25 अप्रैल को उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने उस खास कैबिनेट मीटिंग में जनरल सेम मानेकशॉ को भी बुलाया। बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। इंदिरा गांधी इससे परेशान थी। उन्होंने कहा कि उन्हें रोकना ही होगा, भले ही इसके लिए हमें युद्ध क्यों न करना पड़े। लेकिन सेम मानेकशॉ ने कहा, अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ही दिनों में मानसून आने वाला है और उस इलाके में मूसलाधार बारिश होगी। नदियां समुद्र बन जाती हैं, एक किनारे से दूसरा किनारा नहीं दिखता। वायुसेना हमारी मदद नहीं कर सकता। अगर हम युद्ध करेंगे तो युद्ध हार जाएंगे। मानेकशॉ ने उनसे युद्ध की तैयारी के लिए वक्त मांगा था। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को फौज के जुल्म से आज़ाद कराने का वादा किया था। वो युद्ध को ज़्यादा दिनों तक टाल नहीं सकती थी। मीटिंग के 7 महीने बाद ही पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत कर दी थी। पाकिस्तान के हमले के बाद इंदिरा गांधी ने इंडियन आर्मी को ढाका की तरफ बढ़ने का ऑर्डर दिया। एयरफोर्स ने वेस्ट पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर बम बरसाना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने कहा, हम लड़ रहे हैं उस वसूल के लिए कि सभी देशों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। सब लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। अगर उनकी मांगें ठीक हो तो, और हमें पूरा विश्वास है कि जब आज़ादी की आवाज़ उठती है, न्याय की भी आवाज़ उठती है, भाईचारे की भी आवाज़ उठती है, तो हमेशा उसी की विजय होती है। तब पाकिस्तान इंडिया के पूरब और पश्चिम दोनों तरफ था। इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। ईस्ट पाकिस्तान के बांग्ला भाषियों ने वेस्ट पाकिस्तान के दमन के खिलाफ विद्रोह छेड़ रखा था। हथियारों से लैस मुक्ति वाहिनी से जुड़े लोग पाकिस्तान की सेना से लड़ रहे थे। इससे भारत का काम थोड़ा आसान हो गया। भारतीय सेना ने ईस्ट पाकिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने भारतीय सेना को पश्चिमी सीमा पर घेरना चाहा। पाकिस्तान को लगा भारत का ज्यादा ध्यान ईस्ट बॉर्डर पर है, इसलिए पश्चिमी सीमा के ज्यादा से ज्यादा भाग पर कब्जा कर लिया जाए। इसके लिए उसने सबसे पहले उत्तरलई बेस को अपना निशाना बनाया। जैसलमेर में डिनर का सपना देखने वाले पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ताकीर मीर को इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से पश्चिमी सीमा पर करारा जवाब मिला। इंदिरा गांधी ने भारत के ऊपर से उड़ रहे पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट पर बैन लगा दिया। इससे वेस्टर्न पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान से कट गया। इस दौरान इंदिरा गांधी ने एक स्पीच दी और कहा, हम समझते हैं कि हम केवल भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने वसूलों के लिए लड़ रहे हैं। हम आज जो सारी दुनिया में दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से दबाए गए, उनके लिए लड़ रहे हैं। भले ही वो इसे न पहचान सकें, वो अपनी गुलामी को ना पहचान सकें, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो धक्का हमको लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ भारतीय नौसेना ने किस तरह जंग में अपनी ताकत दिखाई। पश्चिमी तट नौसेना की तरफ से 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने युद्ध के 2 मोर्चे संभाल रखे थे। एक था बंगाल की खाड़ी में पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान का अरब सागर की ओर से मुकाबला करना। पश्चिमी मोर्चे पर सेना का नेतृत्व नौसेना पोत मैसूर से एडमिरल कुरुविल्ला और वाइस एडमिरल S.N. कोहली कर रहे थे। 3 से 4 दिसंबर की रात कराची पोर्ट पर हमला कर दिया गया। पाकिस्तान के PNS खैबर को डुबा दिया गया। माइन स्वीपर PNS मुहाफिज PNS शाहजहां को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा। इसमें मरने वाले और जख्मी होने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या 720 रही। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद 8 से 9 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन हुआ। इसमें भारत के मिसाइल जहाज़ों ने फिर से कराची बंदरगाह पर हमला किया। इसमें पाकिस्तान के रिजर्व फ्यूल टैंक को नष्ट किया गया और इसके 3 मर्चेंट शिप डूब गए। उसका नौसेना हेडक्वार्टर तहस नहस कर दिया गया। कराची पोर्ट कई दिनों तक चलता रहा। पाकिस्तान भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को निशाना बनाना चाहता था।
वहीं पूर्वी तट पर वाइस एडमिरल कृष्णन ने मोर्चा संभाल रखा था। आईएनएस विक्रांत की मदद से सी हॉक फाइटर बॉम्बार्ड ने पूर्वी पाकिस्तान के कई तटीय इलाकों में हमले किए। पाकिस्तान ने जवाब देते हुए अपना सबमरीन पीएनएस गाजी भेजा, जो विशाखापट्टनम कोस्ट के पास डूब गया। इसमें 93 सैनिक थे। भारत के आईएनएस राजपूत ने इसे नष्ट कर दिया। इससे पाकिस्तान की कमर टूट गई। भारत का भी इस तट पर बहुत नुकसान हुआ। 9 दिसंबर को भारत को तगड़ा झटका लगा जब पाकिस्तान सबमरीन पीएनएस हंगोल ने आईएनएस खुखरी को अरब सागर में डुबो दिया। इसमें भारत के 18 अफसर और 176 सेलर मारे गए। इस नौसेना की युद्ध में पाकिस्तान की 7 गनबोट, 1 माइनस्वीपर, 1 सबमरीन, 2 डिस्ट्रॉयर, 3 क्राफ्ट, 18 कार्गो को नुकसान पहुंचा। 3 मर्चेंट नेवी शिप अनवर बख्श, पसनी और मधुमती पर कब्जा कर लिया गया। पाकिस्तान के एक स्कॉलर तारिक अली के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी आधी नौसेना इस युद्ध में खो दी थी। अब अमेरिकी नेवी का इस युद्ध में दखल देना। लड़ाई के 4 दिनों में भारत की कई जीत हुई, लेकिन उसने अभी युद्ध नहीं जीता था। इस युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था और मसला यूनाइटेड नेशन में चला गया। उसने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूस भारत का दोस्त था और इसके खिलाफ वीटो कर दिया। युद्ध चलता रहा। हार की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी। इसके लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन ने हेनरी किसिंजर को चीन भेजा। उसका मानना था कि चीन भारत को धमकी दे, जिससे भारत का ध्यान युद्ध से भटकाया जा सके। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 7वां जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। ये सबसे शक्तिशाली नौसेना बेड़ा था। इसकी खबर भारत को 8 दिसंबर को लगी। अब बात रूस और अमेरिका के बीच आ गई थी। मामला इंटरनेशनल बन चुका था। इंदिरा ने रूस से मदद मांगी। रूस से मित्रता संधि हुई। इस संधि का मतलब ये था कि भारत पर हमला रूस पर हमला होगा। रूस ने भारत की मदद के लिए प्रशांत महासागर में तैनात अपने जंगी बेड़े को हिंद महासागर में भेज दिया। इस बेड़े को 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप कहा जाता था। इसमें न्यूक्लियर पनडुब्बी और जहाज शामिल थे। इसका काम अमेरिकी बेड़े को भारत तक पहुंचने से रोकना था। इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि अमेरिकी बेड़े के भारत पहुंचने से पहले पाकिस्तान को सरेंडर के लिए मजबूर करना होगा। सेम मानेकशॉ ने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने को कहा। पाकिस्तान नहीं माना। इसलिए 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने एक ऐसी जगह को निशाना बनाया जिसकी पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। 2 दिन पहले भारत को चुनौती देने वाले पाकिस्तान के पूर्वी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी पस्त हो गए। उन्होंने भारत को युद्ध विराम का प्रस्ताव भेज दिया। मानेकशॉ ने जवाब दिया कि युद्ध विराम सिर्फ सरेंडर करने के साथ ही माना जाएगा। भारत की पूर्वी कमान लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के हाथों में थी। वो पाकिस्तान से सरेंडर करवाने की तैयारी कर रहे थे। बाद में पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। ये युद्ध बांग्लादेश की आजादी के साथ 16 दिसंबर को खत्म हुआ। इंदिरा गांधी ने रेडियो पर कहा, ढाका अब एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र राजधानी है। आत्मसमर्पण के कागजात पर पाकिस्तान के पूर्वी कमान की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 4:31 पर भारतीय समय पर ढाका में हस्ताक्षर किए। पूर्वी कमान पर भारतीय और बांग्लादेश बलों के जीओसी कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने आत्मसमर्पण स्वीकार किया। इस युद्ध ने पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। अब भारत के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर पाकिस्तान एक देश न रहा, एक नया आजाद देश पैदा हुआ, बांग्लादेश। पूर्वी सीमा पर इस जीत के साथ इंदिरा गांधी ने पश्चिमी सीमा पर एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस पर उनका विरोध भी हुआ, लेकिन इससे वो ये संदेश देना चाहती थी कि भारत जबरदस्ती लड़ाई नहीं चाहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।